तो कल थोड़ा ब्रेक आ गया था, तो फिर से थोड़ा हम वहीं से शुरू करते हैं। सो वी वर डन विद दी क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एंड क्वांटिटेटिव मैंने आपको कल बताया था फिर से कि इट्स अबाउट हाउ मच मनी शुड गो इनटू द मार्केट। नाउ विल टॉक अबाउट क्वालिटेटिव एनालिसिस, किस फील्ड में कितना पैसा जाए एंड कहाँ कहाँ पर, एग्रीकल्चर में कितना, एजुकेशन लोन में कितना, बिजनेसेस में कितना, स्टार्टअप्स को कितना, एंड बिलो पॉवर्टी लाइन को कितना, ऑल दीज थिंग्स। तो क्वालिटेटिव टूल्स, में पहला हमने पढ़ा फिक्सिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। यानी अगर आप लोन उठाते हो तो कितना पैसा कस्टमर पे करेगा, कितना पैसा बैंक पे करेगा। ऑन एन एवरेज हर जगह पर ऑटोमोबाइल लेने के लिए अगर आपको लोन चाहिए, गाड़ी खरीदने के लिए या बाइक खरीदने के लिए, ऑटोमोबाइल कोई भी लेने के लिए, तो बैंक के पास आप जाओगे, बैंक बोलेगा कौन सी बाइक खरीदनी, कौन सी गाड़ी खरीदनी, कितना पैसा उसका, तो उसका 15% बोलेगी आप पे करो, बाकी हम पे करेंगे। दैट इज द मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख की गाड़ी है, ठीक है, कर रहा हूं मैं, हाँ 10 लाख की गाड़ी है, इसका 15% यानी 1.5 लाख रुपए आपको देना है और बाकी पैसा जो है 8.5 लाख रुपए बैंक देगा। अब जहां जहां भी आरबीआई ये मार्जिन रिक्वायरमेंट चेंज करेगी, मिसाल के तौर पे अगर आप बजट 2021-22 पढ़ेंगे, उसमें उन्होंने, देखो स्टार्टअप्स का पता है आपको, स्टार्टअप्स क्या होते हैं? स्टार्टअप्स बेसिकली आर द न्यू वे ऑफ बिजनेस। Startups are those businesses which create a unique product or service which solves a particular service request or product requirement. For example, जो आपका Facebook है वो startup है. For example, Byju, Unacademy, these are startups. For example, Swiggy, Zomato, delivery requirement. इन्होंने किया क्या? इन्होंने कोई ऐसी सर्विस क्रिएट की जो पहले नहीं थी, बहुत सी जॉब्स क्रिएट हुई और जो सर्विस डिलीवरी है वो सस्ती हो गई। पहले आईएएस की कोचिंग में मिनिमम 1 लाख 1.5 लाख रुपए लगता था। अब अगर कोई नहीं कर सकता ऑफलाइन, तो वो अनअकैडमी, बाइजू जैसे ब्रांड से ऑनलाइन पे करके सस्ते में कर सकता है, 40,000 में कर सकता है कोचिंग, है ना। 60,000 कमी आ गई। और बहुत, क्योंकि दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी, सो दे क्रिएट वेरी क्वालिटी प्रोडक्ट्स और वो दे हायर द बेस्ट पीपल। सो व्हाट हैपेंस इज, जब कोई भी स्टार्टअप, कोई भी बिजनेसेस कोई नया चीज, नया प्रोडक्ट या फिर नया सर्विस लेके आए जिससे कंज्यूमर को भी बहुत फायदा हो, सस्ता हो जाए और जिससे आपका जो ये है जॉब्स भी बहुत क्रिएट हो, इसको कहते हैं क्या? स्टार्टअप। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोरोना नहीं आया था तो कई सारी स्मार्ट वॉचेस में ब्लड प्रेशर मेजर करना शुरू हो चुका था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रिक्वायरमेंट नहीं थी। आम इंसान को क्या फर्क पड़ रहा है कि मेरा ब्लड प्रेशर क्या और क्यों वो घड़ी खरीदेगा ब्लड प्रेशर वाली। लेकिन जैसे ही कोरोना आया तो हर किसी को अपने बॉडी वाइटल्स को मेजर करने के लिए रिक्वायरमेंट आई, स्पेशली SpO2, ऑक्सीजन लेवल, डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड। उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट गया स्टार्टअप्स में जो इस पर काम कर रहे थे। सबसे बेस्ट निकल के आया एप्पल वॉच। एप्पल वॉच में सबसे मतलब क्लोजेस्ट एंड सबसे एक्यूरेट रीडिंग होती है आपके ऑक्सीजन लेवल की, आपके ब्लड प्रेशर की, आपके ECG की। ECG भी बता देता है वो। अब सोचो ECG के लिए वो मशीन है, पूरी बॉडी पे लगती है, फिर उसकी रिपोर्ट जनरेट होती है, फिर वो डॉक्टर को दिखाते हो, फिर वो बताता है कि क्या सिस्टम है। अब एप्पल वॉच में अपने आप ही वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके बता देगा कि आपका जो ECG आया है वो सही है कि गलत है। डेली क्या, हर मिनट पे निकाल लो आप, किसने मना किया आपको? समझ रहे हो? रेट तो आप चेक कर लेना। अब रेट में इकोनॉमी क्लास नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन 40-50 हज़ार के करीब है, इतना है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, गॉड फॉरबिड, उनके लिए बड़ी बेस्ट चीज़ है वो। क्योंकि कभी अगर उनके हार्ट में मतलब मानो इरेगुलर हार्ट बीट होती है विच कैन कॉज हार्ट अटैक, वो घड़ी पहले ही बता देती है। और एक बार नहीं 10-15 ऐसे केसेस हैं जिसमें एप्पल वॉच ने पहले ही सिग्निफाई कर दिया था कि भाई आपके हार्ट रिदम सही नहीं है, और आप फौरन वो हॉस्पिटल गए और बच गए वो लोग। फिर कई लोगों ने, एप्पल के जो CEO है टिम कुक,
उसको लेटर लिखा कि यार आपके प्रोडक्ट की वजह से हमारी फैमिली के मेंबर की किसी की जान बच गई। अच्छा, दूसरी चीज़, उसमें फॉल डिटेक्शन होता है। अगर आप बाइक पे हो, गाड़ी में हो और आप अचानक किसी हैवी झटके की वजह से गिर जाते हो, तो वो आपके नियरेस्ट इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को कॉन्टैक्ट करेगा कि ये एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज़ सेव हिम। ऐसे भी बड़ी कुछ चीज़ें हो चुकी हैं। तो ये कुछ चीज़ है बेसिकली लक्जरी। अगर आप साइड को रखो, एप्पल वॉच को लक्जरी माना जाता है, लेकिन हाँ, अगर आप हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखो, इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। और आज के टाइम पे अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, यू सिंपली पे, ईएमआई बनाओ 2 साल की, महीने में आप 2000 पे करो, आराम से आपका 2 साल में ईएमआई उतर जाएगा। आते हैं उसी पे, अब ईएमआई पे। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। अच्छा, मैं असल में शुरुआत मैंने की थी कुछ और रीजन से। मैं आपको जब आया था स्टार्टअप्स पे बताने के लिए कि 2021-22 के बजट में, क्योंकि 21-22 आप याद करो सेकंड थर्ड वेव हो चुकी थी, उस बजट में एक तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है स्टार्टअप्स के लिए, एक है स्टैंड अप इंडिया, वो भी स्टार्टअप के लिए ही है बट फॉर वुमेन एंड SC/STs, यानी वुमेन स्टार्टअप्स के लिए अलग स्कीम रखी है गवर्नमेंट ने और SC/STs के लिए, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड दे आर कंसिडर्ड कि उन लोगों को इतने मौके नहीं मिलते जितने मेल्स को मिलते हैं। तो उसमें उनने कहा कि हम मार्जिन रिक्वायरमेंट खत्म कर रहे हैं। अगर स्टार्टअप इंडिया के लिए अभी आप लोन लेते हो तो आपको कोई मार्जिन रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अब इससे क्या हुआ, ज्यादा लोग लोन लेंगे, ज्यादा लेडीज लोन लेंगी, ज्यादा SC/ST लोन लेंगे, क्योंकि उन्होंने मार्जिन रिक्वायरमेंट खत्म कर दी। ये बजट 2021-22 की बात है। तो मैं बता रहा हूं किस तरीके से मार्जिन रिक्वायरमेंट को चेंज करके किसी पर्टिकुलर सेक्टर में पैसे को बढ़ाया जा सकता है। समझ में आ रही बात? अब आ गया कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। अब आप जानते हैं कोई भी प्रोडक्ट लोगे आप, उसमें आपकी EMIs बनती हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है, उसमें आपका डाउन पेमेंट कभी कभार होता है। वो सब कंज्यूमर गुड्स जो भी हैं, रेडी टू कंज्यूमर गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, उसके लिए कितनी EMIs बन सकती हैं, कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा सकता है, ये सब इसके अंदर डिसाइड होता है, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। और अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे सरकार बहुत लो इंटरेस्ट रेट रखे और बोले अगर आप एक साथ पे नहीं कर सकते, आप 5 साल में पे करो, तो क्या आप खरीदोगे वो चीज़? भाई आज की डेट में आप एप्पल जो है लक्जरी प्रोडक्ट है, एप्पल वॉच ही जैसे एग्जांपल ले लो, आप नहीं खरीद सकते। आप 3 साल की EMI बना दो, 2 साल की EMI बना दो, महीने में 2000 पे करो, हो गया एप्पल वॉच। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री यहां पर राइज करे। उससे क्या होता है बेसिकली, एक तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, दूसरा जॉब्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि अब आपको पता है एप्पल यहां भी मैन्युफैक्चर होता है, चेन्नई में, पता है ना आपको? एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में भी लग चुका है, चेन्नई में। दे असेंबल थिंग्स देयर। अगर अब एप्पल की डिमांड इंडिया में ज़्यादा बढ़ती है तो क्या एप्पल प्लांट में ज़्यादा लोगों को हायर करना पड़ेगा, जॉब्स क्रिएट होंगी। और तीसरी चीज़ एक्सपर्टीज। आपको पता है इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इतनी वेल डेवलप नहीं है। इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में सिर्फ चाइना ही है जिसके पास वो सारे सेमीकंडक्टर मिनरल्स हैं जो ज़रूरी होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनने के लिए। रेयर अर्थ मेटल बोलते हैं उनको, रेयर अर्थ मेटल्स। ये रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं, इनकी वजह से ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सक्सेसफुल हो पाती हैं, जिनकी वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बन पाती हैं। तो कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन की वजह से गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर सेक्टर को एनकरेज कर सकता है, उसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। समझ गए? नंबर 3, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स, इसको PSLN भी कहते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स। गवर्नमेंट ने बोला सब बैंक्स को, बोला आपको जिसको पैसा देना है आप दो। अगर आपके पास 100 रुपए है, इसमें से 60 रुपए जिसको देना है दो, पर 40 रुपए जिनको हम कह रहे हैं उनको दोगे। किन किन को? एग्रीकल्चरल लोन्स, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सोलर, या फिर सोलर नहीं, एक्चुअली रीन्यूएबल एनर्जी, रीन्यूएबल एनर्जी। यानी अगर आज की डेट में आप किसी बैंक के पास जाते हो कि मुझे अपने छत पे सोलर पावर प्लांट लगाना है, क्योंकि अब देखो लाइट कितनी जा रही है,
तो इन्वर्टर भी चार्ज नहीं हो पा रहा है। जम्मू और श्रीनगर में तो फिर ठीक है, पर जम्मू श्रीनगर से बाहर निकलो, वहाँ बड़ी बुरी हालत है। बदरा में आपने सुना ही होगा क्या बुरी हालत है, 15 मिनट भी लाइट नहीं आ रही जिसकी वजह से इन्वर्टर चार्ज हो सके। अब इस सिचुएशन में अब समझ में आता है कि नहीं, सोलर भी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली इंसान को उतना इंसेंटिव नहीं है कि हम सोलर लगाएं, क्योंकि सब इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं और गांव वगैरह में पूछ ही कौन रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आ रहा है ना। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है लोगों को कि हम जब गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में ऑलरेडी भाव बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के, अंबानी ओवरटेक कर रहा है, पता है ना आपको, स्मार्ट मीटर्स लगाएंगे अब वो, रिलायंस इंडस्ट्री ओवरटेक करेगी, जम्मू कश्मीर में स्मार्ट बिलिंग होगी वो, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो उस सिचुएशन में सबको लगेगा नहीं अब सोलर लाइट अच्छा है, हम दिन भर उस जम्मू जैसी जगह पे जहाँ इतनी गर्मी होती है, इतनी धूप होती है, यहाँ लगाओगे तो आपका मंथली मान के चल सकते हैं कि 1000-2000 इलेक्ट्रिसिटी बिल बच जाएगा। क्योंकि अब आप इन्वर्टर सोच रहे हो, इन्वर्टर को भी तो चार्ज इलेक्ट्रिसिटी करती है, तो आप इन्वर्टर को वाया किससे चार्ज कर सकते हो, सोलर से चार्ज कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने कहा आपको जिसको देना है दो, बट इस सेक्टर में आपको क्या करना है, 40% पैसा देना है, ठीक है। और भी चीजें हैं पर ये मेन चीजें हैं, एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्टूडेंट लोन्स। अब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस जो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन देते हैं जीडीपी को, कम से कम 20 से 30% कंट्रीब्यूशन होती है इनकी जीडीपी में। और ये बेसिकली स्मॉल बिजनेसेस होते हैं। तो ये लोग बहुत सारी सर्विसेज बड़े कॉर्पोरेट्स को देते हैं। अब जैसे पैकेजिंग मटेरियल है, अब कोई प्रोडक्ट बना रहा है, सस्ते दामों पे प्रोडक्ट पैकेजिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। क्रैकर इंडस्ट्री, पैकेजिंग मटेरियल्स, या फिर स्मॉल बिजनेसेस जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं बड़े कॉर्पोरेट्स को, दे आर कॉल्ड एज एमएसएमईज, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट का फोकस बड़ा होता है इन पे, बिकॉज दे एम्प्लॉय अ लॉट ऑफ पीपल एंड दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ सर्विसेज टू कॉर्पोरेट हाउस, जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, ठीक है। तो पीएसएलएल, अब देखो क्या प्रॉब्लम है कि अब हर कोई बैंक नहीं पूरा कर पाता ये 40% इनको देने के लिए, नॉट एवरी बैंक इज एबल टू डू इट। अब सरकार ने बोला चलो कोई बात नहीं, मान लो कि अगर आपके पास 100 रुपए के लोन देने आप, तो हम कह रहे हैं कि 40 रुपए के लोन आप किसको दो, प्रायोरिटी सेक्टर को। अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो आप एक काम करो, आप प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स खरीदो। यानी आप फॉर एग्जांपल पीएनबी हो, आप एसबीआई हो, आप एचडीएफसी हो या आईसीआईसीआई हो, आप लेट्स से इलाहाबाद बैंक हो, ठीक है। आप सभी के ऊपर 40% की रिक्वायरमेंट थी, आपको देना ही देना है, अब नहीं दे पाए, अब क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ पेनल्टी तो होनी चाहिए। तो आरबीआई ने बोला पेनल्टी के बजाय हम एक काम करते हैं, जिसने जितने परसेंट के पीएसएल दिया, अगर आपने 100 में से 30 रुपये दिया तो आपको 30 रुपये के सर्टिफिकेट मिलेंगे, आपने 100 में से 40 दिया आपको 40 के सर्टिफिकेट देंगे। लेकिन कुछ बैंक ऐसे भी होते हैं जो ओवर परफॉर्म करते हैं, जो 40 की जगह 50 दे देते हैं। तो आपने 50 के दिए, आपको मैंने 50 के सर्टिफिकेट दिए, आपने 60 के दिए, आपने आपको 60 के सर्टिफिकेट दिए, ठीक है। तो हुआ क्या, आपने ओवर परफॉर्म किया, इनने अंडर परफॉर्म किया। आपको सर्टिफिकेट सिर्फ 40 ही रिक्वायर्ड है आरबीआई की रेगुलेशन के हिसाब से, आपके पास आपको उसके बाद 20 ऊपर है, आपको 40 रिक्वायर्ड, आपकी 60 है, आपको 40 रिक्वायर्ड, आपके पास 50 है। तो आपने कहा क्या किया, आपने बोला एक काम करो, आप मुझसे सर्टिफिकेट खरीद लो। भाई अल्टीमेटली मकसद क्या है कि इतना लोगों के पास जाए, जो आप नहीं कर पाए वो उन्होंने कर दिया, तो आपने पैसे दिए उनको, सर्टिफिकेट ले लिया, उनका भी फायदा आपका भी फायदा, सही बात है। सो अगर कोई बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स को पूरा नहीं कर सकता, he can trade, that bank can trade priority sector lending certificates with those banks which have already overperformed, समझ रहे हो। और इसकी ट्रेडिंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल है, इसको कहते हैं ई कुबेर। देखा है कभी कुबेर को, वही वाला कुबेर है ये। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको तंबाकू चबाना होता है और तंबाकू चबाते चबाते आपको ट्रेडिंग करनी होती है ऐसा कुछ नहीं है, ये ई कुबेर प्लेटफॉर्म का नाम है।
E-Kuber actually is the core banking solution of India. इट इज दी कोर बैंकिंग सोल्यूशन ऑफ इंडिया, यानी ये वो ऑनलाइन नेटवर्क है जो सारे इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को आपस में कनेक्ट करता है। आप पीएनबी से एसबीआई पैसा भेज रहे हो, आपका कार्ड J&K बैंक का लेकिन निकाल आप HDFC से रहे हो, वो कैसे आपस में लिंक होता है? सोचने की बात है ना, कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। आपका बैंक है लेट्स से जम्मू के J&K बैंक का, आप दिल्ली गए, वहां अपने बड़ौदा बैंक की कनॉट प्लेस की ब्रांच से पैसा निकाला, सेकंड्स में निकलता है। वो तो नहीं कहता लेट मी वेरीफाई फ्रॉम J&K बैंक इट इज यू, ऐसा होता है? विद इन मिनट्स, विद इन सेकंड्स आपका पैसा निकल जाता है बाहर। इट इज बिकॉज ऑफ दिस, आपस में कनेक्टेड है, रियल टाइम में अपडेट हो रहा होता है कि किस पैसे ने क्या, फिर वहां से जनरेट होता है बड़ौदा बैंक से कि हाँ J&K बैंक आपको इतना पैसा देना है हमको, लेकिन आपको नहीं रोका जाता बिकॉज ऑफ दिस सोल्यूशन। क्या समझा नहीं मैं? अच्छा, आप बोल रहे हो एटीएम चार्ज करता है वो फीस 25 रुपये ट्रांजेक्शन पे। चलो ये बोल रहे हैं कि किसी बैंक में फी चार्ज करते हैं वो पैसे निकालने की, अगर आप अदर बैंक से निकालोगे, ये बोल रहे हो ना आप? आपका J&K बैंक का है, आप बड़ौदा से निकालोगे तो बड़ौदा बोलेगा कि आपने अदर बैंक से निकाला, चार्ज करूंगी पैसे, और कुछ नहीं करते। ये प्योरली बैंक के ऊपर है, वो चार्ज करे या ना करे। जो बैंक जितनी अच्छी सर्विस देगा उसके पास उतना ज्यादा बिजनेस आएगा। आपने देखा होगा अक्सर कॉर्पोरेट जो है HDFC चूज करते हैं क्योंकि वो बिजनेसेस को बड़ी सारी सर्विसेज ऑफर करते हैं। जैसे हमारे पास भी HDFC का ही बैंक है, ठीक है, विंग से कोडान का। सो उसमें दे ऑफर सर्विसेज कि आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं है, आप रियल टाइम में इतने लाख रुपए ट्रांसफर कर सकते हो, आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जितना आप अट्रैक्टिव बनाओगे उतना क्या हो जाएगा, आपके पास बिजनेस आएगा। लेकिन अब कई बैंक चार्ज करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास इतना बिजनेस वैसे भी नहीं है, अब उनको उस भरपाई तो करनी है ना। अगर किसी के पास किसी का लेटेस्ट से वो फ्री ऑफर करने की वजह से उनके पास 10 लाख कस्टमर हैं, अब उस 10 लाख कस्टमर से वो 1-1 रुपए भी कमा लेंगे तो उनका पूरा हो जाएगा। लेकिन किसी के पास 10,000 कस्टमर है, अब वो क्या करे? उसको तो पे करना है बड़ौदा बैंक को, तो वो कहता है यार वैसे भी तो मेरा बिजनेस चल नहीं रहा, तो मैं ट्रांजेक्शन चार्ज करूंगा। वैसे भी कौन सा J&K बैंक से कहाँ भागोगे आप? सैलरी अकाउंट तो आपका वहीं बनना है, जो भी सरकारी मुलाजिम है उसका सैलरी अकाउंट तो J&K बैंक में ही बनना है। अब कहाँ भागोगे आप? इसीलिए आप देखोगे J&K बैंक अगर जाओगे आप तो दे डोंट गिव अ डैम, मतलब आपको रखना है रखो, नहीं रखना है रखो, दफा हो जाओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। HDFC जाओगे तो आपको पहले बोलेंगे सर चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, क्या पियेंगे आप? येस बैंक जाओगे वो तो बोलेंगे सर जूस पियोगे, खाना खाओगे, बिरयानी खाओगे, क्या खाओगे, क्योंकि वो बेचारे और परेशानी में है। दैट इज वाई प्राइवेट बैंक्स पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, क्योंकि उनको पता है अगर हमने कस्टमर को सर्विस अच्छी नहीं दी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। J&K बैंक को पता है कि यार लोगों ने आना तो यहीं पर है, सैलरी अकाउंट तो यहीं पर बनने हैं, गवर्नमेंट का सारा पैसा तो यहीं से जाना है, तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता होता, हम वैसे भी प्रॉफिटेबल है। समझ गए ना? और सारे सरकारी बैंकों में भी सिर्फ SBI ही है ऐसा जिसमें आपको कुछ प्रोफेशनलिज्म की फीलिंग आएगी, वो भी किसी किसी ब्रांच में। अगर आप हरी मार्केट की ब्रांच में जाओगे जम्मू में, तो वहाँ जाओगे सबसे पहले आपको स्लिप दी जाएगी। अब काम क्या है, पैसे जमा करने हैं, किसी से मिलना है, क्या है, तो आप मशीन में टाइप करोगे तो आपको स्लिप दी जाएगी, इस पर टोकन नंबर होगा। फिर आप आराम से AC में बैठोगे, फिर टोकन नंबर वहाँ स्लैश हो रहा होगा, आपका टोकन नंबर आएगा, आप जाओ, आपको खड़े होने की भी जरूरत नहीं है, कोई धक्का मुक्की नहीं है। क्योंकि SBI बैंक हैज द लार्जेस्ट कस्टमर बेस इन इंडिया, 30 करोड़ से भी ज्यादा है, तो उनके पास ऑलरेडी बहुत प्रॉफिटेबल है। दे आर बिकमिंग एज अ दे आर वर्किंग ऑन द लाइंस ऑफ अ प्राइवेट बैंक। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में भी बड़े तेज हैं। सबसे पहले उन्हीं ने लॉन्च किया बिना ATM के, सिंपली आपकी ऐप से, योनो ऐप से आप पैसे निकाल सकते हो। ATM में जाओ, कोड डालो, बिना ATM के पैसे निकल जाएगा। यू ओनली नीड वन योनो, है ना? सो कोड बैंकिंग सोल्यूशन समझ में आया? अभी न्यूज में था स्विफ्ट कोड, सुना था? जब रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई तो रशिया को स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया गया। जिस तरीके से कोर बैंक सोल्यूशन इंडिया के बैंक सिस्टम को कनेक्ट करता है, वैसे ही स्विफ्ट पूरे इंटरनेशनल लेवल बैंकिंग सिस्टम को कनेक्ट करता है। ठीक है? क्रेडिट राशनिंग, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, मॉरल सुवेशन।
अब देखो, आपने सुना होगा येस बैंक को बीच में बंद कर दिया गया था, है ना? आपने बीच में सुना, ये भी सुना होगा एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड बंद कर दिए गए थे बाय आरबीआई। आता रहता है। जब भी कोई बैंक आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करने में अनसक्सेसफुल रहता है तो आरबीआई के पास क्या कहते हैं, एज अ प्रेरोगेटिव, एज अ पावर कि उस पर एक्शन ले सके। लेकिन आरबीआई पहले एक्शन लेता नहीं है, पहले उसको वार्न करता है कि चेंज योर थिंग्स, जो मैंने तुम्हें बोला पूरा करो, ये मेंटेन रखो, ये ऐसा करो, वैसा करो। अगर उसने नहीं किया तो आरबीआई उसको डराता धमकाता है, और अगर वो डराता धमकाता से भी नहीं मानता तो उस पर होता है डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन के अंदर उस पर पेनल्टी चार्ज हो सकती है। डायरेक्ट एक्शन के अंदर उसके क्रेडिट कार्ड को डिसमिस किया जा सकता है कुछ देर के लिए। जैसे एचडीएफसी का कम से कम 1.5-2 साल क्रेडिट कार्ड को बंद रखा गया, और डायरेक्ट एक्शन से उसका बैंकिंग लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। जैसे येस बैंक में जब प्रॉब्लम हुई तो आरबीआई ने एकदम ओवरटेक कर लिया उसको। क्यों किया? क्योंकि कोई भी बैंकिंग सिस्टम अगर कोलैप्स होगा तो बहुत सारे लोगों का पैसा डूब जाएगा, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से कई सारे लोगों का दिवालिया निकल जाएगा, उनकी पूरी उम्र की जो है जमा पूंजी खत्म हो जाएगी। इसलिए आरबीआई को कस्टमर के इंटरेस्ट में मद्देनजर रखते हुए इट हैज टू इंटरवीन। समझ गए? इससे इन्फ्लेशन फर्क पड़ेगा किस पे? इन्फ्लेशन पे। अगर किसी बहुत सारे लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे, जैसे अगर मान लो एसबीआई बैंकरप्ट हो गया, बंद हो गया, उस सिचुएशन में 30 करोड़ लोगों का पैसा फंस गया तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। इन्फ्लेशन कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड करेगा कि किस किस्म की सिचुएशन है। अगर आप देखो, ऐसे सोचो कि 30 करोड़ लोगों के पास पैसा ही नहीं रहा तो डिमांड कम हुई, उनकी डिमांड कम होगी तो क्या होगा, सप्लाई बराबर रही, डिमांड कम है तो क्या हुआ, सप्लाई डिमांड मिसमैच, यानी प्राइसेस नीचे आ जाएंगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं। 30 करोड़ लोगों का अगर पैसा गायब हो गया तो आप सोचो पूरी कंट्री में ही प्रॉब्लम हो सकती है, लोग सड़कों पर नहीं निकल आएंगे। वो इन्फ्लेशन की बात तो बाद की है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाएगी, इंटरनल रिबेलियन हो जाएगा, जैसे श्रीलंका में हो रहा है अभी। देखा आपने श्रीलंका में क्या हो रहा है, लोग रोज रास्ते पे आए हुए हैं। वहाँ पर एग्जाम कैंसिल कर दिए क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है कि पेपर खरीद सकें वो। पावर कट्स का वो वहाँ पर भी यही हाल है, यहाँ से ज़्यादा बुरा हाल है क्योंकि वहाँ पर ऑयल ही नहीं है उनके पास, ना कोल है। आप जानते हैं ना, किसी भी कंट्री में थर्मल पावर प्लांट सबसे ज़्यादा होते हैं, तकरीबन 40 to 50% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है थर्मल पावर प्लांट से, बाकी फिर होता है हाइड्रो एंड दिस एंड दैट। ठीक है, अब यहीं पर हम बात करते हैं डीसिप्स की, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स है, टूल नहीं है, ये एक टैग है। जो आपने क्वेश्चन पूछा ना उससे मुझे याद आया, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। कोई भी ऐसा बैंक विच आर टू बिग टू फेल, यानी ऐसा बैंक जो अगर फेल हुआ तो बड़े सारे लोगों की इनकम पे फर्क पड़ेगा और बड़ा इकोनॉमिकली बहुत सारे लोग बैंकरप्ट हो जाएंगे और जिसकी वजह से एक कंट्री की इकोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का लग सकता है, उनको टैग दिया जाता है डीसिप का। इसमें अभी तक है 3 बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई एंड आईसीआईसीआई। दे आर सो बिग कि सरकार ने बोला कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इसकी, कि अगर ये फेल होंगे भी हम इनको बचा लेंगे। क्यों सरकार ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ली? क्योंकि अगर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है और कल को ये फेल हो जाते हैं तो गवर्नमेंट की इकोनॉमी पे बहुत फर्क पड़ने वाला है। तो इसीलिए जो बैंक्स आर टू बिग टू फेल, अगर वो फेल हो गए इंडिया की इकोनॉमी में बहुत फर्क पड़ेगा, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। अब सिर्फ इतना ही कहना शेयर मार्केट में कि एचडीएफसी, एसबीआई और आईसीआईसीआई है जहां तक मुझे याद है, अगर वही है ना, आपको पता है, तो अगर सरकार सिर्फ शेयर मार्केट में ये कह देती कि हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे तो अपने आप इनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, अपने आप इनका बिजनेस बढ़ जाएगा ना। भाई आपको मान लो कल को शेयर में इन्वेस्ट करना है, आप बोलोगे तो यार एचडीएफसी में तो मेरा कभी डूबेगा नहीं पैसा। क्यों? क्योंकि चाहे ये डूब भी जाए बैंक, सरकार उसको बचा लेगी, तो ये पैसे ज़रा जनरेट कर पाएगी, बिजनेस ज़्यादा अच्छा कर पाएगी। दैट इज वाई डीसिप इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आ गई बात?
आगे बढ़े। हाँ, पब्लिसिटी। ये एक और तरीका है किसी बैंक को होश में लाने का। पब्लिसिटी का मतलब ये है कि अगर कोई बैंक नहीं मान रही है बात आरबीआई की डायरेक्शंस की, तो वो सिंपली आरबीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करेगा कि वी डोंट ट्रस्ट दिस बैंक। अगर इस बैंक में आप गए तो आपका पैसा अगर लूज होगा तो फिर हमें मत बोलिएगा। तो ऑब्वियसली बात है, आरबीआई बोल रहा है तो आप बोलेंगे फटाफट पैसा निकालो इससे, और पैसा निकालोगे तो बैंक का बिजनेस लॉस होगा। बैंक का बिजनेस लॉस होगा तो फौरन वो मानेगा सर सॉरी सर हम मान रहे हैं सर, आप बताइए क्या करना है। सो दीज आर द वे बाय विच द आरबीआई कंट्रोल्स द बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री। ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव समझ में आ गया। हो गया ये भी। हाँ, अब हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। दो 2015 से पहले सिर्फ और सिर्फ आरबीआई और इसके गवर्नर्स, डेप्यूटी गवर्नर्स डिसाइड करते थे कि व्हाट शुड बी द मॉनेटरी पॉलिसी। कितना बैंक रेट हो, कितना रेपो रेट हो, कितना रिवर्स रेपो रेट हो, कितना बाकी चीजें हो, कितना एसएलआर हो, कितना सीआरआर हो, ऑल दीज थिंग्स। लेकिन 2015 में एन एमओयू was signed between the RBI governor and President of India. President of India. इसमें यह कहा गया कि अब इसमें यह कहा गया कि अब न सिर्फ आरबीआई का काम रहेगा, अब ना सिर्फ आरबीआई का काम रहेगा बल्कि गवर्नमेंट भी 3 बंदे भेजेगी अपनी, ताकि गवर्नमेंट और आरबीआई मिलके मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड कर सकें। अब दिक्कत यह है कि किसी भी प्रोफेशनल चीज में कभी भी किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस को अलाउ नहीं किया जाता, चाहे वो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, चाहे वो इकोनॉमिस्ट्स हों। These are all professional things. समझो मेरी बात को। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना बेस्ट परफॉर्म तब कर सकती है when it is given the economic and administrative independence. आप कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है उसका नाम लो, कोई भी एक जो आपकी नज़र में बहुत से परफॉर्म कर रही है, विच इज इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेड है। स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया, इसरो, बहुत कम कंट्रीज का मार्स ऑर्बिटर मिशन है, बहुत कम कंट्रीज का अपना जीपीएस है, बहुत कम कंट्रीज ने खुद से क्रायोजेनिक इंजन बनाया, बहुत कम कंट्रीज ने खुद से सैटेलाइट लॉन्चिंग कैपेबिलिटीज बनाई, और इंडिया तो अब अपना स्पेस स्टेशन की बात भी कर रहा है, मंगलयान, और चांद पे इंसान को भेजने की बात चल रही है, गगनयान। इसरो हमेशा से फाइनेंशियली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली इंडिपेंडेंट रहा है। अब अगर कोई मिनिस्टर जाके या गवर्नमेंट बोलेगा मैं अपने बंदे भेज रहा हूं, ये जो बोलेंगे वही करना, तो इसरो काम नहीं कर पाती। जब पूरी वर्ल्ड में किसी ने इंडिया को स्पेस में सपोर्ट करने से मना कर दिया तो मजबूरी थी, खुद से करना था। तो जितने भी, चाहे पॉलिटिक्स जिसकी भी रही हो, चाहे गवर्नमेंट जिसकी भी रही हो, सब ने बराबर सपोर्ट किया इसरो को, और आज भी करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ योर पार्टी, डजंट मैटर। ना वहाँ पर ये देखा जाता है कि जो उसका चेयरमैन है वो हमारा सपोर्टर है कि किसी और पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर है, ना यहाँ पर ये देखा जाता है कि ये कर क्या रहे हैं, इतना पैसा इनको दिया कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं देखा जाता, सिर्फ इनको इंडिपेंडेंस दी जाती है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी सेंट्रल बैंक्स है उसमें किसी में सेंट्रल उनकी पर्टिकुलर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है सिवाय इंडिया के, ठीक है। हाँ, बाकी जो डिक्टेटरशिप्स वगैरह हैं जहाँ डेमोक्रेसीज नहीं, वहाँ होगा, पर जनरली जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है वहाँ पर ऐसा नहीं होता है।
मैं बताता हूँ ना, अभी इंडिपेंडेंट नहीं है वो। पेपर्स में भी नहीं किया जाता क्योंकि 6 लोग हैं जिसमें 3 गवर्नमेंट के 3 आरबीआई के हैं और मेजॉरिटी से डिसीजन होगा। इसका मतलब उनकी वोटिंग का फर्क पड़ेगा, समझ रहे हो? तो आरबीआई एक्ट को अमेंड किया गया और कौन से सेक्शन को अमेंड किया गया? सेक्शन 45 ZB, ये याद रखना। सेक्शन 45 ZB को अमेंड किया गया और यह कहा गया कि अब से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 लोग होंगे। एक तो होगा आरबीआई की तरफ से आरबीआई का गवर्नर और 2 डेप्यूटी गवर्नर्स और 3 गवर्नमेंट के नॉमिनी। इससे मुझे एक बड़ा अच्छा वो याद आया, एनेक्डोट नहीं, एक कहानी। सीवी रमन को जानते ही होंगे आप, डॉक्टर सीवी रमन, हु हैज बीन भारत रत्न एंड अ नोबेल प्राइज विनर, फिजिसिस्ट थे। तो क्या वो जब वो इंडिया में रिसर्च कर रहे थे तो उनको पैसे दिए गए बहुत सारे। अब रिसर्च में बहुत पैसा लगता है और ज़रूरी नहीं कि बहुत पैसा लगाने के बाद भी आपको कोई डिजायरेबल रिजल्ट नहीं मिले, टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। अब उनको हर दूसरे दिन पूछे क्या किया, गवर्नमेंट पूछ रही है क्या किया, क्या इन्वेंट हुआ, हर दूसरे दिन पूछे। अब सीवी रमन इतना परेशान हो गए, उनने मतलब ऐसा सुना है मैंने, अब ये कहीं पढ़ा नहीं है, कि ही टुक हिज भारत रत्न एंड ही ब्रोक इट एंड सेंड इट टू दैट मिनिस्टर कि ये लो रखो तुम। समझ रहे हो? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, प्रोफेशनलिज्म में, you don't interfere. If you start interfering, then the logic and reasoning खत्म हो जाती है। अब आप कभी ये तो नहीं करोगे ना कि यार कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है तो आप ओके बताओगे नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो। अगर गवर्नमेंट उसमें भी इंटरफेयर करने लगे तो हो जाएगा खराब काम। तो दिस वाज क्रिटिसाइज्ड अ लॉट। इनफैक्ट आपको पता होगा रघुराम राजन छोड़ के चले गए थे। He was the RBI governor, one of the very famous RBI governors. उसके बाद सेकंड आए उर्जित पटेल, वो भी छोड़ के चले गए थे, रिजाइन कर दिया था उन्होंने अपने टाइम से पहले। मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज उन्हें खुलेआम तो नहीं बोला, अब उनको जेल तो नहीं जाना था, बट मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज दे वर नॉट इंडिपेंडेंट एनी मोर। अभी कौन है आरबीआई? शांतिकांता दास, ये नाम याद होना चाहिए, ठीक है। अब इन सब को मिलाकर ही डिसीजन होता है। अब अक्सर न्यूज में पढ़ते हैं द पॉलिसी रेट्स वर लेफ्ट अनचेंज्ड। वो पॉलिसी रेट ये लोग डिसाइड करते हैं कि क्या चेंज करना है। जब ये लोग साल में 6 बार मिलते हैं, हर 2 महीने में एक बारी, और कभी कभी ज्यादा भी मिल लेते हैं। जैसे कोरोना के टाइम पे ज्यादा टाइम भी मिले हैं, पर 6 बार ही मिलना ही मिलना है इनको। हर 2 महीने बाद उनको रिव्यू करना है कि हमें रेपो रेट कितना रखना है, हमें एसएलआर कितना रखना है, हमें सीआरआर कितना रखना है, वगैरह वगैरह। Generally speaking, they only change repo and reverse repo rate. Generally speaking, but कुछ भी चेंज कर सकते हैं वो। So हर 2 महीने बाद they meet and they decide that whether we need to change repo rate and other things or not. कम करना है कि ज्यादा करना है, कंट्री की सिचुएशन कैसी है, उस हिसाब से डिसाइड करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है? सिक्स टाइम्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी हो गया, आरबीआई का रोल भी हो गया, बैंकिंग सिस्टम भी हो गया, मर्जर ऑफ बैंक्स। अब देखो, मर्जर ऑफ बैंक्स के मैं दूंगा आपको नोट्स, उसमें सिर्फ आपको हिस्ट्री याद रखनी है, किस साल में कौन सा बैंक मर्ज हुआ, उसमें कंसेप्ट कुछ नहीं है, क्योंकि हमें सिलेबस जल्दी खत्म करना है, इसलिए आई एक्सपेक्ट कि आप वो खुद पढ़ लोगे। ठीक है ना? उसमें क्या है कि ये बैंक इसके साथ मर्ज हुआ, ये नाम रह गया, ये बैंक इसके साथ मर्ज हुआ, ये नाम रह गया, खत्म, नथिंग एल्स। किस साल में कौन सा मर्ज हुआ, बस, उसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, बस रट्टा है, वो देख लेना। इसके साथ हमारा मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैंकिंग सिस्टम इज फिनिश्ड। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स हैं हम वो एमसीक्यू के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है ना? पहले मैं चाहता हूं कि बेस बन जाए, फाउंडेशन बन जाएगी, फिर एमसीक्यू के थ्रू और रिवीजन के थ्रू वी विल रीड सम मोर मिसलेनियस कंसेप्ट्स।
जो जनरली पूछे नहीं जाते, मतलब जो जनरली पढ़े नहीं जाते, बट कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। फिस्कल पॉलिसी, बताइए क्या समझ में है आपकी फिस्कल पॉलिसी? व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? गवर्नमेंट क्या कंट्रोल करे? क्या रेगुलेट करेगी? मनी सप्लाई? ऐसे एक बार एज अ जनरल रूल ऑफ थंब याद रखो, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, हाँ यहां से एक अच्छी चीज बताई आपने, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का बेसिक पर्पस है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, जो मैं मिस कर गया। एमपीसी जो है, इसके लिए आरबीआई एक्ट को अमेंड करने के बाद एक टॉलरेंस बैंड रखा गया कि आपको मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्रोल करना है इन्फ्लेशन को बिटवीन 2 to 6%, या फिर उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 ± 2%। एज अ जनरल रूल ऑफ थंब, आरबीआई का बेसिक पर्पस है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, और गवर्नमेंट हमेशा फोकस करती है ग्रोथ पे। यह बात अलग है कि आरबीआई भी ग्रोथ के लिए वो काम करती है और गवर्नमेंट भी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए काम करती है, बट अगर मैं बात करूं कि इन्फ्लेशन जिम्मेदारी किसकी है, वो आरबीआई की है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए टारगेट रखा गया है कि आपको कोशिश करना है कि ना तो इन्फ्लेशन कभी 2% से नीचे जाए, ना ही 6% से ऊपर जाए। अब इन्फ्लेशन आप सोच रहे होगे कि 2% से नीचे क्यों नहीं जा सकती? अच्छी बात तो है, महंगाई कम हो जाएगी, है ना, लेकिन इन्फ्लेशन एक कंप्लीटली नेगेटिव चीज नहीं है। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग इंसेंटिव टू द एंटरप्रेन्योर टू इन्वेस्ट मोर। जोमेटो स्विगी आया, अब वो घर बैठे बैठे पैसे मिल रहे हैं, डिलीवर हो रही प्रोडक्ट्स, आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है 10-20 रुपये एक्स्ट्रा देने में। आपको लगता है ठीक है यार, हम बाहर नहीं जा रहे, हमारे घर में सामान आ रहा है, तो क्या दिक्कत है, 20-30 रुपये एक्स्ट्रा दे भी देंगे हम, और आपके उस 20-30 रुपये की वजह से प्रॉफिट उसको भी मिल रहा है जो उसका मालिक है कंपनी का, और जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं जो आपके पास डिलीवरी बॉय आ रहा है। वो ऐसी चीजें करता है, रिस्क लेता है, लोन उठाता है, इन्वेस्टमेंट करता है। 20-30 रुपये तो उन्हें अब चार्ज करना शुरू किया। आपको याद होगा पहले तो मील्स भी फ्री दे रहे थे वो, जब नया नया आया तो डिलीवरी चार्ज तो छोड़ो, पहले वो कहते थे आप सिर्फ ऑर्डर करो आपको फ्री पहुंच जाएगा, अप टू 150 रुपीज होता था। ऐसे किया था किसी ने फ्री ऑर्डर? नहीं, आपने फिर मिस कर दी ना अपॉर्चुनिटी। मैंने, हाँ, वो अलग अलग नंबर से आप कर सकते थे स्टार्टिंग में। जब भी किसी नई सिटी में नई सर्विस आती है तो लोगों को आदत पड़े और आपके मोबाइल में उनकी ऐप आए, इसके लिए वो क्या करते हैं, वो आपको फ्री ऑफर करते हैं। सिमिलरली दिल्ली में ओला उबर जब नया नया शुरू हुआ था तो फ्री राइड्स देते थे वो, आप सेलेक्ट करो राइड, 150-300 रुपये की राइड फ्री, कहीं भी ड्रॉप कर देते थे आप। क्यों? दे वॉन्टेड यू टू इंस्टॉल देयर ऐप। अब आपकी ऐप में आपकी मोबाइल में उनकी ऐप आने की वजह से आपका डेटा उनके पास जाता है। दे नो विच प्लेसेस डू यू विजिट एंड व्हाट इज योर शेड्यूल। उसके बाद वो अकॉर्डिंगली आपको मैसेजेस भेजते हैं। आहिस्ता से बोलेंगे कि आज फ्री तो नहीं है पर आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, जहां पर 150 रुपये दे रहे थे 75 दो। फिर 1-2 महीने बाद बोलेंगे अब कोई डिस्काउंट नहीं है, अब सिर्फ 150 रुपये पे आओ आप। फिर बोलेंगे कि नहीं अब 170 है, तो आपको भी ओके लगता है, ठीक है यार मुफ्त भी दे दिया इनने, डिस्काउंट भी दे दिया, और अब जो चार्ज कर रहे हैं वो जायज़ है तो हम क्यों ना दें, है ना। सो इसलिए स्टार्टिंग में दे इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी कि लोगों को आदत पड़े, और तब वो लॉस में चल रहे होते हैं, और फिर कहीं जाके 3-4-5 साल बाद वो प्रॉफिटेबल बनते हैं। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो उनके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, और बढ़ने भी चाहिए। जिस इंसान ने आपको 3,000 रुपए की, अच्छा जैसे एप्पल वॉच है ना 40,000 रुपए की, एक गोकी ऐप है, गोकी क्या कहते हैं वॉच है, इट इज नॉट एज एक्यूरेट बट इट इज क्लोज। उसमें अक्षय कुमार की ऐड आती है गोकी की, अक्षय कुमार इज इन्वेस्टेड इन इट। सो गोकी ऑल्सो गिव्स यू ब्लड प्रेशर एंड ऑक्सीजन लेवल। 3,000 की घड़ी है, ठीक है। इट डज नॉट गिव यू ईसीजी, ईसीजी सिर्फ एप्पल वॉच देती है। सो अब अगर 3,000 रुपये में आपको घर बैठे बैठे इस SpO2 लेवल चेक हो रहा है, आपका कितने स्टेप्स आपने चले वो चल रहा है, सस्ते दाम पे मिल पाई। क्यों?
क्योंकि उन लोगों ने इन्वेस्ट किया इतने इसमें, हजारों रुपए, करोड़ों रुपए, और अब वो डिजर्व करते हैं प्रॉफिट्स को। आपकी जेब से तो नहीं जा रहा ना, और अगर जा भी रहा है 1-2 रुपए पर हेड जा रहा है तो क्या दिक्कत है? समझ रहे हो? दूसरी कौन सी गोकी? गोकी, GOQII। लेकिन असली अगर देखोगे, जिसके घर में किसी के पेरेंट्स को हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए तो एप्पल वॉच ही सही है, इन द सेंस कि नहीं होती तब तक ये चल सकती है काम। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, इससे उनको अपना ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं, लेकिन इतना एक्यूरेट नहीं है वो, क्योंकि उस बड़ी तरीके हैं, फिर उसको आपको हार्ट लेवल पे ला के रखना पड़ता है, बाकी चीज़ें भी हैं। तो अगर आपको स्टार्ट कुछ देर लगानी है तो आप ये लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3,000 रुपये में मिलेगी आपको। सस्ता वर्जन भी है इसका, 1,500 में भी है, 2,000 में भी है, पर जो 3,000 रुपये वाली उसका डायल बड़ा है, पूरे एप्पल वॉच की तरह है वो। आए हम वापस फिस्कल पॉलिसी पे। जैसे कि आपने कहा था कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, हाँ सरकार भी कोशिश करती है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की, लेकिन मनी सप्लाई कंट्रोल ये नहीं करते बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, वो करता है आरबीआई। और इन्फ्लेशन को मैक्सिमम इफेक्ट करता है मनी सप्लाई। जब हम इन्फ्लेशन पढ़ेंगे तो 3 किस्म की इन्फ्लेशन पढ़ेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड लास्ट स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन को किसी हद तक गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, आरबीआई नहीं, बाकी सब इन्फ्लेशन आरबीआई कंट्रोल करती है। हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन में, ठीक है। अब देखो, फिस्कल पॉलिसी इज ऑल अबाउट गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करे और किस सेक्टर में करे, और गवर्नमेंट कितना पैसा कमाए और कहां कहां से कमाए। वेयर टू स्पेंड एंड हाउ मच। Where to earn from and how much, कहां से कमाएं, कितना कमाएं, कहां पे खर्चें, कितना खर्चें, कुल मिला के यही है फिस्कल पॉलिसी। अब आपको पता है गवर्नमेंट को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, और पैसे कमाने के बड़े जरिए उनके पास। टैक्सेशन है जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स आता है, उसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब है जहाँ जहाँ टैक्स के अलावा जो पैसे के तरीके हैं उनके। फॉर एग्जांपल वो सर्विस ऑफर करते हैं आपको, इलेक्ट्रिसिटी का पैसा किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है। पानी का पैसा किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है। टोल किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है। सरकारी ऑफिस दफ्तरों की फीस किसके पास जाती है ना? तो उसके अलावा भी बड़े तरीके हैं गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट लोन उठाती है बाहर के बैंक्स के साथ, या फिर गवर्नमेंट ऑल्सो डज दिस, गवर्नमेंट लोन उठाने के अलावा डिसइन्वेस्टमेंट भी करती है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपनी कंपनियों में उसके शेयर बेचना, अपनी कंपनी के शेयर बेचना। फॉर एग्जांपल LIC का आपने सुना होगा, इस बार वो शेयर मार्केट में आ रही है। जैसे कल सर बता भी रहे थे, संदीप सर ना बता रहे थे ना कल, कि LIC का पहली बार IPO हो रहा है, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी वो शेयर मार्केट में आ रही है तो गवर्नमेंट की कंपनी, लेकिन गवर्नमेंट उसको शेयर मार्केट में लाके बोलती है खरीदो इसके शेयर, आप भी इसके मालिक बनो। अब उसकी अपनी ओनरशिप को गिव अप करके, कुछ परसेंटेज की ओनरशिप को गिव अप करके वो आपसे पैसे ले रही है, तो वो भी तो कमाने का तरीका उनके लिए, ठीक है ना। सो फिस्कल पॉलिसी इज ऑल अबाउट कि इस बार हमें कितना पैसा चाहिए, कहां कहां खर्च करेंगे और कहां से कमाएंगे, ये सब चीजें। एंड इट इज इंप्लीमेंटेड थ्रू द बजट, ये बजट के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 है, पढ़ोगे आप पॉलिटी में। होपफुली नेक्स्ट मंडे से पॉलिटी शुरू होगी। रजत सर आएंगे। रजत सर इज पॉलिटिकल साइंस IR उनका ऑप्शनल भी है, और ही इज इंटरव्यू ड्रॉप आउट। सो पॉलिटिकल साइंस के लिए वही बेस्ट है अभी PSIR के लिए। सो वहां पढ़ोगे कि आर्टिकल 112 में मेंशन्ड है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आर्टिकल कहता है कि यूनियन गवर्नमेंट को हर साल अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करना है।
अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करना है, लेकिन वर्ड बजट कहीं यूज नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं भी बजट यूज्ड नहीं है। बजट दरअसल फ्रेंच वर्ड बूगे से निकला है, जिसका मतलब होता है लेदर बैग, लेदर पर्स। और क्योंकि ये प्रथा अंग्रेजों की यहां पर थी, तो ये प्रथा कंटिन्यू रही। लेदर बैग में बजट को प्रेजेंट किया जाता रहा इंडिया में, बूगे। लेकिन ये बात ध्यान रखने की, वर्ड बजट कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। क्या मेंशन्ड है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन्ड है। ठीक है जी। बजट को बनाती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर बजट डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर 4 मेजर डिपार्टमेंट्स हैं: डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। उसमें से डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के बजट डिवीजन का काम है बजट को बनाना। हालांकि सभी डिपार्टमेंट से पूछा जाता है कि आपकी इस बार की क्या क्या स्कीमें हैं, आपको कितना पैसा चाहिए अगले साल के लिए, तो उनके एस्टिमेट के हिसाब से ही बनाते हैं। ऐसा नहीं कि खुद घर में बैठ कर सोचते हैं हाँ इस बार हम मिनिस्ट्री ऑफ होम को इतना ही देंगे, इस बार हम डिफेंस को इतना ही देंगे। नहीं, हर किसी डिपार्टमेंट को कंसल्ट किया जाता है, हर किसी मिनिस्ट्री को कंसल्ट किया जाता है, आपका क्या नीड्स हैं। भाई आर्मी बताती है, नेवी बताती है, एयरफोर्स बताती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कि हमें ये किस्म के हथियार चाहिए, ये सबमरीन चाहिए, ये जहाज चाहिए, तब तो कहीं जाके वो रिकमेंड करेंगे ना कि ये पैसा चाहिए। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सब डिपार्टमेंट से कंसल्टेशन करने के बाद ही खुद क्रिएट करती है। और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का काम है बजट बनाना, और यही डिपार्टमेंट इकोनॉमिक सर्वे भी बनाता है। ये दोनों हमको पढ़ने हैं अलग से। ये दोनों हमको पढ़ना है। इकोनॉमिक सर्वे बजट के एक दिन पहले पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है, और इसमें लिखा होता है कि इकोनॉमी में, इंडिया की इकोनॉमी में क्या परेशानियां रहीं, क्या मुश्किलें रही, किस किस्म के स्टेप्स लेने चाहिए उन परेशानियों को हटाने के लिए। अब फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर पूरा काम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का है, लेकिन यहां पर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर CEA की ओवरऑल गाइडेंस के अंडर यह बनाया जाता है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर एक पोस्ट है जिसका काम है गवर्नमेंट को रेकमेंड करते रहना किस किस्म की इकोनॉमिक पॉलिसीज हमें लेनी चाहिए, वर्ल्ड में क्या इकोनॉमी चल रही है, वगैरह वगैरह। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के अंडर इकोनॉमिक सर्वे को बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये डायरेक्ट सवाल पूछा गया था यूपीएससी में कि बजट कौन बनाता है, इकोनॉमिक सर्वे कौन बनाता है। देख लिया। अब याद रखिए कि बजट 2017 में इसमें 3 चीजें आई। सबसे पहली बात, 2017 से पहले रेलवे बजट और जनरल बजट अलग अलग प्रेजेंट किया जाता था। 2017 से पहले रेलवे मिनिस्ट्री अपना अलग बजट देती थी और जनरल बजट अलग आता था, लेकिन 2017 में इसको मर्ज कर दिया गया। रेलवे बजट को
और जनरल बजट को मर्ज कर दिया गया। और अगर आप पूछोगे कि ये अलग कब हुए थे पहली बारी, तो 1921 में एकवर्थ कमेटी थी। एकवर्थ कमेटी थी 1921 में एकवर्थ कमेटी थी जिसने रिकमेंड किया था कि रेलवे का बजट अलग होना चाहिए ताकि वो खुद सेल्फ सस्टेनिंग बन सके। और 2017 से पहले बिबेक देबरॉय कमेटी ने रिकमेंड किया कि इनको दोबारा से मर्ज कर दो। बिबेक देबरॉय कमेटी ने इनको रिकमेंड किया कि दोबारा से मर्ज कर दो। हाँ जी, 2015 या 16 की कमेटी रिपोर्ट है शायद ये। बिबेक देबरॉय आज भी इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी टू द पीएम के मेंबर हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की पोस्ट जो है इट इज मेंट फॉर गाइडिंग द गवर्नमेंट टू मेक गुड इकोनॉमिक पॉलिसीज, वैसे ही एक पूरा पैनल है इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी उसका काम है गवर्नमेंट को रिकमेंड करते रहना, उनके मेंबर हैं आज भी ये, ठीक है। फिर आगे दूसरी चीज, बजट पहले लास्ट वीक ऑफ फेब में प्रेजेंट किया जाता था। 2017 में इसको पीछे ले आए, फर्स्ट वीक ऑफ फेब में प्रेजेंट किया जाने लगा। और आपको पता ही होगा कि किसी ज़माने में प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी और 5 ईयर प्लान हुआ करते थे, और जैसी नई गवर्नमेंट आई 2014 में तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया और उसकी जगह पे ले आए नीति आयोग। लेकिन जब उन्होंने प्लानिंग कमीशन को ख़त्म किया तब 5 ईयर प्लान ऑलरेडी चल रहा था। लास्ट 5 ईयर प्लान यानी 12th 5 ईयर प्लान, इसकी जो डेट थी वो थी फ्रॉम 2012 से लेकर 17 तक, ये ऑलरेडी चल रहा था। तो 14 में उन्होंने बेसिक प्लानिंग कमीशन को खत्म किया, तो 13th 5 ईयर प्लान नहीं आया, पर जो ऑलरेडी रनिंग 5 ईयर प्लान था उसको रोक नहीं सकते थे, इसीलिए गवर्नमेंट ने वो चलाया और 17 में वो खत्म हो गया। अब जब तक 5 ईयर प्लान था ना, तब तक बजट में जितने भी एक्सपेंडिचर होते थे उनको डिवाइड किया जाता था, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान्ड एक्सपेंडिचर को एक अच्छा एक्सपेंडिचर माना जाता था क्योंकि वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर टारगेट को अचीव कर रहा होता था। फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर प्लान में बोला उनने कि हम 5 साल में जो है इतने रोड्स बनाएंगे, हम इतनी पॉवर्टी को कम करेंगे, हम ये स्कीमें लाएंगे, वो लाएंगे, तो माना जाता था कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर अच्छा एक्सपेंडिचर है। और बजट में जो चीज़ प्लान को किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर रही होती थी उसको कहते थे नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो 2017 में क्योंकि 5 ईयर प्लान खत्म हो गया 12th, तो इनने जो प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड की डिफरेंशिएशन थी उसको खत्म कर दिया। अब से बजट में कोई नॉन प्लान्ड प्लान नहीं होता। अब से बजट में कोई प्लान नॉन प्लान नहीं होता। समझ में आ गई बात? ये ऐसा क्यों हुआ? Why was budget tabling advanced? क्यों इसको फर्स्ट वीक में लाया गया, क्यों ये लास्ट वीक में सही नहीं था? अब देखो, यहां पर हम पहले बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर्स की। नया ईयर तो खैर 1 जनवरी को शुरू होता है, पर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से साल शुरू होता है 1 अप्रैल को।
मान लो अगर आप बोलोगे सर अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो मैं कहूंगा 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जो शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2022 को और खत्म होगा 31 मार्च 2023 को। बजट के लिए, इकोनॉमी के लिए, आरबीआई के लिए, हर किसी के लिए फाइनेंशियल ईयर ये है। इसीलिए आप लोगों के पेरेंट्स में जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे तो आपको पता होगा कि फरवरी में वो टैक्स भरते हैं। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला होता है तो उनको भरना पड़ता है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय सारे मार्च में बहुत बिजी रहते हैं, क्योंकि मार्च में उनको दिखाना होता है कि इस साल में हमने क्या खर्चे किए, खत्म करो, हर कुछ भेजना होता है ऊपर, जिसको मार्च रश भी कहते हैं। अब फाइनेंशियल ईयर शुरू होता था 1 अप्रैल को, और हर साल के लिए सरकार को बजट पास करना पड़ता है। बजट में जितना पैसा उनको मिलता है वही वो खर्च कर सकते हैं। अगर उनको बजट पास नहीं हुआ तो उनके पास पैसे निकालने की परमिशन ही नहीं होती है। अब क्या होता था, जब भी बजट प्रेजेंट होता था लास्ट वीक ऑफ फेब में, तो लास्ट वीक ऑफ फेब में बजट प्रेजेंट होने की वजह से बजट में डिस्कशन चलती थी। जब आप पॉलिटी में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा बजट में बहुत डिस्कशन चलती है, लंबी चौड़ी। अब लास्ट वीक ऑफ फरवरी में पूरा मार्च निकल जाता था, बजट अभी पास नहीं होता था। अब अगर बजट 1 अप्रैल तक पास नहीं हुआ तो 1 अप्रैल के दिन गवर्नमेंट के पास 1 रुपया निकालने की भी परमिशन नहीं होती है। तो गवर्नमेंट काम कैसे करा अपना? हाँ, सैलरी आज भी लेट मिलती है, वो अलग रीज़न है। वो पैसे निकालने का चक्कर होता है, फिर ट्रेजरी तक पहुंचना होता है, फिर लोगों को फिर सर्टिफाई करना होता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन 1 अप्रैल तक बजट पास नहीं हो पाता था। उसकी वजह से एक चीज़ होती थी जिसको कहते थे हम वोट एंड अकाउंट। क्योंकि 1 अप्रैल तक पैसा या फिर बजट पास नहीं होता था, इसके लिए सरकार ने एक तरीका निकाला था, उसको कहते थे वोट एंड अकाउंट। और वोट एंड अकाउंट का मतलब होता था, सरकार कहती थी पार्लियामेंट को कि आप नहीं करो पूरा बजट पास, आप एक काम करो, मैंने जितना पैसा मांगा है उसका मुझे 1/6 पैसा दे दो। जितना पैसा मैंने बजट में मांगा है उसका 1/6 मुझे दे दो, ताकि जब तक बजट पास होता तब तक मैं अपना काम कर सकूं किसी न किसी खर्चे की वजह से। तो ये वोट एंड अकाउंट पास किया जाता था। क्यों? क्योंकि बजट के पास होने में देर हो जाती थी। तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना एक काम किया जाए, बजट को हम लास्ट वीक ऑफ फेब में प्रेजेंट करते हैं, क्यों ना हम 1 वीक ऑफ फेब में प्रेजेंट करें, तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अप्रैल तक वैसे भी बजट पास हो जाया करेगा। इसीलिए एडवांस किया था। समझ में आई बात? क्लियर है? वोट एंड अकाउंट क्या होता है? वोट एंड अकाउंट किया जाता था एक जमाने में जब बजट पास होता ही नहीं था 1 अप्रैल तक, और गवर्नमेंट कहती थी ठीक है यार अब नया साल आ गया, अब हमें पैसे की जरूरत तो है, एक काम करो 1/6 को पैसे को पास कर दो, ताकि जब तक बजट पास होता है तब तक हम अपना काम चला सकें। अब ये नहीं होता, सिवाय इलेक्शन ईयर के, सिवाय इलेक्शन ईयर के, ऐसे 2014, 19, 24 इन सालों में करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो लास्ट ईयर होता है ना किसी सरकार का, उस साल में वो पूरा बजट प्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि हमारी सरकार आएगी या नहीं आएगी, और वो सिर्फ उस टाइम पे पास करते हैं इंटरिम बजट। इलेक्शन ईयर में बजट पास होता है जून जुलाई में। इसीलिए जून जुलाई तक का कारनामा करने के लिए 1/6 पैसा दिया जाता है वोट एंड अकाउंट। हाँ, इंटरिम बजट, इंटरिम बजट। इंटरिम बजट। हाँ, और अब बाकी सालों में इसको इस्तेमाल नहीं है सिवाय इलेक्शन ईयर के। क्यों? क्योंकि इलेक्शन ईयर में गवर्नमेंट पूरा बजट पास नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर वो बजट पास करेंगे, उनकी गवर्नमेंट नहीं है तो वैसे भी नई गवर्नमेंट नया बजट लाएगी। इसीलिए ये कन्वेंशन है, कोई रूल नहीं है, कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये कन्वेंशन है। जब भी इलेक्शन ईयर होता है कोई भी गवर्नमेंट पूरा बजट पास नहीं करती, वो सिर्फ अपने बजट का चेहरा दिखा देगी, अगर हमारी सरकार है तो हम ऐसा बजट लाएंगे, लेकिन क्योंकि हमें तब तक सरकार चलानी है, इलेक्शन वगैरह होंगे तो आप हमें थोड़ा पैसे दे दो। तो पार्लियामेंट वोट एंड अकाउंट सिर्फ अब
पहले हर साल पास होता था, 17 के बाद सिर्फ इलेक्शन ईयर में पास होता है। ठीक है, क्लियर है? सर वो जो जो अपना फाइनेंशियल ईयर जो उसके वजह से जो आगे हुआ है एप्पल से पहले लाने के लिए फर्स्ट करने हुआ है, तो उससे कोई सैलरी भी रखनी पड़ रहा है कि ज़्यादा टाइम मिल रहा है उनको करने के लिए, सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, प्राइस को पहुँचने के लिए। ऑब्वियसली बहुत जल्दी काम हो रहा है ना, अब अप्रैल तक पैसा आ जा रहा है। देखो सैलरी कभी डिले नहीं होती है, क्यों? क्योंकि वोटर अकाउंट तो वैसे भी पास हो जाता था। सैलरी डिले होने का मकसद अलग, वो रीज़न अलग है, वो कुछ अलग मसले होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को सैलरी अपने एम्प्लॉय को अलग देनी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग देनी होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट की एक्स्ट्रा डिले हो जाती है। जम्मू कश्मीर की इकॉनमी बहुत खस्ता हालत में है ना, वो सेंट्रल असिस्टेंस के बेसिस पे ही चलती है। सेंट्रल की असिस्टेंस नहीं मिले तो गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर में सैलरी भी पे नहीं कर पाए। अब आपने सुना ही होगा पावर कट्स क्यों हो रहे हैं, सुना है? क्या वजह है? देखो यूपीएससी प्रिपरेशन में घुसे ना, आपको सरकार की सारी फंक्शनिंग पता होनी चाहिए। क्योंकि जेएंडके गवर्नमेंट को 13,000 करोड़ रुपए देना है, किसका? बिजली कंपनियों का। दिया ही नहीं है पैसा। और साथ में इंडिया में अभी कोल की शॉर्टेज चल रही है। जनरली जब भी यहां की डिमांड बढ़ती थी तो बाहर किसे खरीद लिया जाता था, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि बाहर भी बहुत किल्लत है। तो जो पहले एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी पड़ी होती थी अब वो खरीद नहीं पा रही क्योंकि वो बाकी स्टेट्स खरीद रही हैं। समझ में आई बात? इसकी वजह से जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम चल रही है। वो अलग बात है कि सारे रिसोर्सेज हमारे यूज़ हो रहे हैं, जितने भी हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्लांट हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम्स इस स्टेट को हुई। जब भी हाइड्रो पावर प्लांट बनता है तो कई सारे लोगों को रिलोकेट करना पड़ता है, कई सारी ज़मीनें पानी के अंदर चली जाती हैं। इस करके ये एक नेचुरल चीज़ है कि जिस स्टेट के लोगों को प्रॉब्लम हुई उस स्टेट के लोगों को कभी भी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप देख लो, पल्ली में रेटल प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन हुआ, हालांकि 2013 में मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी ने अलग किया था, अब फिर से दोबारा इनॉग्रेशन हुआ। मुझे समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है कि तब अगर हुआ था तो अभी तक क्या काम हुआ, और अगर अब हुआ है तो अभी कब बनेगा। लेकिन उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि पल्ली विलेज में हमेशा पावर रहेगी, कोई गारंटी नहीं। अभी हमारा ही देख लो, बगलीहार पावर प्लांट चिनाब वैली में कौन सी पावर मिल रही है हमको? मिल रही है क्या? हमारे ही लोगों को डिस्प्लेस किया, हमारे ही एरिया में अर्थक्वेक्स बढ़ गए। अर्थक्वेक भी बढ़ते हैं इसकी वजह से। एक जगह पे इतना पानी जमा कर दोगे तो वहाँ अर्थक्वेक बढ़ेंगे ना। कितना सारा फ्लोरा एंड फौना को लॉस हुआ, कितने पूरा पुल लूटा पूरा खत्म हो गया, लेकिन क्या फायदा मिला? समझ रहे हो? तो ये सारा सिर्फ पेपर पे है, जो भी आप चीज़ें पढ़ोगे ओनली ऑन पेपर। यहाँ तक कि जो मेरे अपने फ्रेंड्स IAS KS ऑफिसर हैं वो लोग खुद कहते हैं कि सिर्फ बातें होती हैं, बाकी आपको करना वही होता है जो ऊपर से ऑर्डर आता है। अब देखो ना, सुप्रीम कोर्ट ने आपको ऑर्डर दिया कि दिस डिमोलिशन इज इलीगल, और आपने उस ऑर्डर की ऐसी धज्जियां उड़ा दी, आप डिमोलिशन पे डिमोलिशन किए जा रहे हो। सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा कोर्ट है यार। अगर आप जुडिशरी की भी बात नहीं मानोगे तो फिर किसकी मानोगे? सरकार तो वैसे भी किसी को भरोसा नहीं है ना। और पार्लियामेंट में तो वैसे भी 40% लोगों के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, रेप और मर्डर जैसे, उन पर तो वैसे भी भरोसा नहीं कर सकता कोई। अब अगर जुडिशरी पे भी भरोसा नहीं कर सकेगा इंसान तो फिर जाएगा कहाँ? समझ रहे हो? खैर, ये कुछ इमोशनल चीज़ें हैं, इनको ना ही डिस्कस करें तो बेहतर है। आप यूपीएससी के प्रिपरेशन में याद रखो, रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड कश्मीर, इन पे कभी कोई डिस्कशन मत करो, नेवर। सिर्फ वो समझो जो किताबों में लिखा हुआ है, दैट इज ऑल। नेवर डिस्कस पॉलिटिक्स, नेवर डिस्कस रिलीजन, नेवर डिस्कस कश्मीर। इसका कोई अंत ही नहीं है, कोई अंत नहीं। काफी है इसके लिए। थैंक यू सो मच, वील मीट अगेन।